भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नरोत्तम जोशी नहीं हारा है, लेकिन नरोत्तम जोशी की पीढ़ी का हर वो इंसान हारा है जो धर्म, संस्कार और परंपराओं पर विश्वास रखता है। प्रचंड देव नहीं हारा, क्योंकि हारी है हमारी पूरी पीढ़ी जो अपने आने वाली ऊंची जाति वाली पीढ़ी को ये बोध नहीं करवा सकी कि वो कितनी उच्च है और छोटी जात वाले उनकी क्या औकात है, क्या हैसियत है। नरोत्तम जोशी जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसमें नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव के नाम का कहीं भी जिक्र नहीं होगा, मगर यह जरूर कहा जाएगा कि हम थे और हम कुछ भी ना कर सके, कुछ भी नहीं। नरोत्तम, अगर हम इतिहास के सुनहरी पन्नों पर अपना नाम लिखवाना है ना, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रचंड देव जी, आपने जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द 100% सत्य है, लेकिन अब क्या करें आप बताइए। कुछ सूझ नहीं रहा कि उस भीमराव को कैसे हराऊं, कैसे। अपनी जात के हर आदमी को नरोत्तम जोशी बनाओ, प्रचंड देव बना दो। जो समाज और धर्म के संचालक हम हैं, तो कैसे कोई एक राजा एक छोटी जात वाले भीमराव को छात्रवृत्ति दे सकता है। हम राजा के इस निर्णय का विरोध करेंगे। राजा ने अपना निर्णय नहीं बदला तो हम बगावत करेंगे, और एक बार बगावत हुई तो महाराज को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। चंड देव जी, ये सारी योजना सही, लेकिन वो भीमराव अभी जीत कर महाराज की नजरों में बड़ा हो गया। मुझे नहीं लगता कि बगावत का महाराज पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। असर अवश्य पड़ेगा नरोत्तम। ये बगावत बड़ी से बड़ी सत्ता को झकझोर देती है। एक राजा अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये रमा, लक्ष्मी, मीरा अभी तक क्यों नहीं आए? खुद क्यों नहीं चले गए? इतनी बेचैनी हो रही है आपको तो। घर के सारे लोग गए, लेकिन मुझे किसी ने बताया भी नहीं। काश मैं जा पाता, और ना जाने का बहुत दुख भी है, अफसोस भी है। लेकिन बेचैनी इस बात की है, बाला मेरा बेटा है। उसकी पत्नी के बारे में जब रमा लक्ष्मी आकर कहेगी, तब मुझे संतोष होगा।
और हाँ, वो तुम क्या कह रही थी? तुमसे किसी ने चलने के लिए नहीं कहा? तो दरअसल ये लोग घर के अंदर जाने की बात कर रहे थे, तब तुम घर के बाहर प्रचंड देव से मुखबिरी करने गई थी। तुमसे कैसे पूछते? बता। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार रमा, लक्ष्मी, मीरा जब बहू से मिलने जाएगी चली जाना। मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि पता तो चले पहली मुलाकात में कि वो बाला की पत्नी मिलने के लायक है भी या नहीं। ये जैसे आपका बेटा बाला हम सबसे गुस्सा होकर घर छोड़कर चला गया, वैसे ही उसकी पत्नी भी तो हमसे गुस्सा हो सकती है ना? नहीं आई। हमारी जेठानी बहुत अच्छी है और हमारे जाने से उन्हें बहुत खुशी हुई बाबा। लेकिन मीरा, तुमने उससे कहा ना कि ये उसका ससुराल है, इस घर के सभी सदस्य पर उसका अधिकार है, हक है। हाँ भैया, सब कहा। उसने कहा कि वो बाला से बात करेगी और कहेगी उससे कि उसे ससुराल लेकर आए, उसे ससुराल वालों से मिलना भी है। देखा जीता भाई, ऐसा नहीं है कि बाला की पत्नी को हमसे नाराजगी नहीं होगी, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उसने हमको समझा। हमने जो उपहार भेजे थे उसने उसका स्वीकार किया। रमा, लक्ष्मी, मीरा की भावनाओं को समझा। लेकिन इतने साल हो गए, तुम नहीं समझ पाई। लेकिन आप हर बात को घुमा फिरा कर मुझे ही क्यों समझाते हैं? क्या रजीजा भाई, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक समझाता रहूंगा। बाबा, ये लीजिए, मैं ये नहीं ले सकता। ये लौटा क्यों रहा है? क्यों लौटा रहा हूं मतलब? आप नहीं जानते? अगर आप मेरी पत्नी के हाथ का बना खाना नहीं खा सकते तो मैं ये सब कैसे रख सकता हूं? परेशान मत होइए, मैं रमा, लक्ष्मी, बुआ की भावनाओं को नहीं लौटा रहा, तो ना ही चूड़ी के रूप में दिए गए आपके आशीर्वाद को लौटा रहा। बस मैं ये सब नहीं रख सकता। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कहाँ कुछ कर रहा हूं। मतलब बाबा से पूछो। तुम नहीं जानते भी, उस दिन बाबा ने तुम्हारी भाभी के हाथ का खाना खाने से इनकार कर दिया, तो मुझे भी तो पूरा हक है ना कि मैं ये सब लेने से इनकार कर दूं। तुम नहीं सुधरोगे। मैंने तुम्हें तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि तुम्हारे और मेरे संबंध जैसे भी हो, लेकिन इस परिवार की बड़ी बहू के साथ संबंध खराब मत होने दो। ये तो आपको भी सोचना चाहिए था ना बाबा। मैं तब भी कहता था, आज फिर से कह रहा हूं। ना आप मेरी बात समझते, ना मुझे आपकी बात कभी समझ आती। चलता हूं। अपने बेटे को तो समझा नहीं पाते हैं आप, तो मुझे क्यों समझाते हैं? और क्यों लगता है आपको कि मैं समझूंगी? हाँ, जीजा भाई बकवास बंद करो। मेरी हर बात बकवास ही लगती है आपको। वो छोड़िए, ये साड़ी, ये लड्डू, क्या करेंगे आप इसका? हाँ,
अच्छा, एक बात बताइए, क्या? जब आप एक जंग जीतते हैं और सुबह घर से निकलते हैं तो आपको कैसा लगता है? मतलब कैसा महसूस होता है? तुम भी ना कुछ भी पूछती रहती हो रमा। कुछ भी नहीं, बस सोच रही थी कि जब आप लंदन पढ़ने चले जाएंगे तो मेरे पास कोई नहीं होगा और मुझे हर सुबह एक नई जंग लड़नी होगी, वो भी आपके बिना। लेकिन जब मैं वो जंग जीतूंगी तो मैं भी वैसा ही महसूस करूंगी ना, जैसे आप हर जंग जीतने की बात करते हैं। तुम भी ना रमा। अरे का तुम भी? गजबे नाटक है तुम दोनों का। हाँ, पहले ही भीमराव सपना देखत रहा और एकर बाप उस सपना का सुन सुन के अब भावुक होई के रो में लागत रहा। अब एकर घरवाली उस सपना देखे लगी है और उस सपना का सुन सुन के भीमराव भावुक होई के रो में लगा है। मतलब बढ़िया है, आंसू और सपना का खेल है, खेलत रहो। काका, जो व्यक्ति सपने देखते नहीं है ना, उनका जीवन व्यर्थ होता है। अच्छा, हमें तो कभी सपने नहीं आते, तो हम क्या समंदर में डूबकर मर जाएं? सही कहा। कौन है आप? और सुनिए, आप मेरे पति से ऐसे बात नहीं कर सकती है। परिचय तो मैं बाद में दे दूंगी, पहले संस्कारी बनो लड़की। क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरी पत्नी का। पति हो तुम इसके? तुम ही इतने संस्कारहीन हो तो पत्नी कैसी होगी? हाथ छोड़िए इसका। और रमा ने किसी संस्कार की तौहीन नहीं की है। हाथ छोड़िए मेरी पत्नी का। सगुना भाभी, आप यहाँ? भाभी कब आई आप? कैसी है? अभी आई हूँ, दिखाई नहीं देता? भाभी है मेरी। चलिए अंदर चलिए। सुना? सुन लिया सबने? मैं जीजाबाई की भाभी हूँ, भाभी। और इस हिसाब से तुम सबकी मैं क्या लगूंगी जोड़ लेना, समझे? चलिए भाभी। रमा, आपको क्या हुआ? मरोड़ दिया उन्होंने। मरोड़ दिया? लेकिन क्यों? हितेश भाऊ, मेरा एक काम करेंगे? बस ही चाहिए।
ठीक है। वैसे जीजाबाई की भाभी है बहुत धाकड़, आते ही रमाबाई को संस्कार का पाठ पढ़ा दी। लीजिए, एकदम आराम से बैठिए। थक गई होंगी आप। बोलो, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? हाँ? अरे बताओ ना। अरे रो क्यों रही हो? बोलो। अरे मैं सब ठीक कर दूंगी। बोलो, क्या हुआ? बताओ। भाभी, इस घर में। रुक। राम जी, मीरा, यहाँ आओ। क्या हुआ? देख जीजाबाई, तू तेरा दुख रो कर बता रही है तो इन सब के सामने बता, ताकि वो सुने और शर्म करे अपने आप पर। भाभी, इस घर में बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। कोई नहीं है मेरे साथ। न पति, न बेटा, न बहू है, और न ही दीदी। अब लेकर दिखाइए इसमें से पैसे। नहीं लेने दूंगी मैं। दवाई। मेरे पति की किताबें जलाने के बारे में दोबारा गलती से भी मत सोचिए, वरना अच्छा नहीं होगा। इस घर में कोई मुझे नहीं समझता भाभी। चुप हो जा। चुप चुप, बिल्कुल मत रो। देखो, मैं आ गई हूं ना, अभी सबको सबक सिखाऊंगी, और सिखाऊंगी कि यहाँ कैसे रहा जाता है। देखिए, मैं औरत हो तुम? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। औरत हो तुम? नहीं ना? तो एक औरत का दुख तुम क्या समझोगे? और ये देखिए, क्या दिख रहा है? सबके सब खड़े हैं और चुपचाप देख रहे हैं, और मेरी बेचारी ननद रोई जा रही है। देखिए भाभी, गलती तो। गलती? अब मैं आ गई हूं ना, एक एक की गलती गिनवाऊंगी, सबसे माफी मंगवाऊंगी और सबको सुधारूंगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर। अब तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। चुप चुप हो जा।